हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो हमारी थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी वाला टॉपिक चला हुआ था। तो एंट्रोपी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, कुछ बचा था। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी बेसिकली रैंडमनेस को मेजर करता है, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर। और एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ही एंट्रोपी होगी। हमें पता है कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में कर सकता है और गैस में। तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होती है उसकी जो एंट्रोपी है वो सबसे कम है। उसके बाद किसकी है? लिक्विड की है। उसके बाद किसकी है? गैस। फॉर एग्जांपल आइस है हमारे पास। आइस में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है जो सभी अपनी फिक्स जगह पर बैठे हुए हैं। और जब हम इस आइस मेल्ट हो गई और फिर लिक्विड में आ गई। लिक्विड में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। अब उनकी जो जगह है वो फिक्स नहीं रही, अब वो थोड़े बहुत मूवमेंट शो कर सकते हैं। और जब हम लिक्विड को वेपोराइज कर दिया, यानी कि हमने वाटर को बॉयल कर दिया, अब क्या है? वाटर अपनी वेपर फॉर्म में चला गया। वेपर यानी कि गैसेस फॉर्म में। गैसेस फॉर्म में क्या है? गैसेज के मॉलिक्यूल्स तो इधर इधर घूमते रहते हैं, मतलब वो एक जगह फिक्स नहीं रहते। तो जो गैसेस फॉर्म होती है हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है, तो उसकी एंट्रोपी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो यही मेंशन किया गया है इस पॉइंट में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट की सबसे कम एंट्रोपी होती है और जो गैसियस स्टेट होती है उसकी हाईएस्ट एंट्रोपी होती है। नेक्स्ट है हीट हैज़ रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम। यानी कि हीट का क्या मतलब है? थर्मल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के पास जितनी थर्मल एनर्जी होगी उसमें एंट्रोपी उतनी ही होगी। जैसे हमारे पास एक तो हम बीकर ले जिसमें टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और एक ऐसा बीकर है जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। दोनों में वाटर लिया गया है। तो जो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जिस बीकर में, वहाँ मॉलिक्यूल्स के पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, तो वहाँ जो रैंडमनेस होगी वो ज़्यादा होगी। या फिर या बोल दें कि हम किसी सिस्टम को थर्मल एनर्जी दे दें, यानी कि किसी सिस्टम को हमने हीट कर दिया, जैसे वाटर ही ले लिया। एक तो हमारा रूम टेम्परेचर पर वाटर है, और अगर हम इसको गर्म कर दें, गैस पर गर्म करेंगे, यानी कि उसको थर्मल एनर्जी देंगे। थर्मल एनर्जी यानी कि हीट को ही हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे ही हम उसको हीट देंगे तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो जो हीट और टेम्परेचर है दोनों का क्या होता है? रैंडमाइजिंग इफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उस सिस्टम के पास उतनी ही थर्मल एनर्जी और उतनी ही एंट्रोपी। नेक्स्ट पॉइंट है हीट एडिड टू ए सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर कोज ग्रेटर रैंडमनेस देन व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज एडिड टू इट एट हायर टेम्परेचर। अब देखो आप फॉर्मूला, जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब्ड एट गिवन टेम्परेचर। यानी कि किसी भी सिस्टम में कितना एंट्रोपी चेंज होगा वो हम कैसे निकालेंगे? हमने सिस्टम को कितनी हीट दी है और किस टेम्परेचर पर दी है। तो देखो, अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम है तो डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना, तो यही है इस पॉइंट में। अब जैसे ये बीकर है, एक तो ये बीकर है, एक ये बीकर है, इसमें हमारे पास दोनों में लिक्विड है, ठीक है। इसमें ये रूम टेम्परेचर पर है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। अब हमने दोनों को 1 जूल एनर्जी दे दी। क्या दे दी? 1 जूल एनर्जी दे दी, यानी कि इनको गर्म कर दिया, ठीक है। अब जो क्यू की वैल्यू है वो दोनों केस में कितनी है? 1 जूल 1 जूल। अब कितने टेम्परेचर पर देंगे? यहाँ तो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो यही बोला है, जिस भी सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है अगर उसमें हम थर्मल एनर्जी दे दें तो उसमें जो इंक्रीज इन एंट्रोपी है वो ज़्यादा है। एंट्रोपी तो देखो यहाँ भी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ कम इंक्रीज होगी, इसकी तो पहले ही ज़्यादा थी। मैंने क्या बोला है? जो चेंज इन एंट्रोपी है या फिर इंक्रीज इन एंट्रोपी है वो किस केस में ज़्यादा होगा? वो इस केस में ज़्यादा होगा।
तो जो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला, यानी कि किसी सिस्टम को हम हीट देंगे तो कितना चेंज आएगा एंट्रोपी में, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है ये। अब होती है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप शुरू हो जाएगी और वो फिर मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अपने आप तो नहीं जाएगी, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से वो पीछे जा सकती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब हमने बीकर में रिएक्टेंट डाले और रिएक्शन अपने आप शुरू हो गई। तो हम किसी रिएक्शन का कैसे पता लगाएंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया आता है। तो जो टोटल चेंज आता है एंट्रोपी में, टोटल चेंज किसके इक्वल होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि कोई भी रिएक्शन है उसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसमें जो टोटल एंट्रोपी चेंज हुआ है सिस्टम का और सराउंडिंग का मिला के, अगर वो पॉजिटिव आया है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस है। और एक ये है डेल्टा एस टोटल, अगर 0 के बराबर आया है तो वो रिएक्शन होगी रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रिया द एंट्रोपी इज मैक्सिमम। देखो भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी और एक लाइन और पढ़ो, ये 2-4 पॉइंट हैं, इनको इकट्ठा ही समझाऊंगी। व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रिया द एंट्रोपी इज मैक्सिमम, क्या बोल रहा है, जब सिस्टम इक्विलिब्रिया पे है एंट्रोपी मैक्सिमम है, उसके बाद और इंक्रीज नहीं होगी। अब इक्विलिब्रिया पे एंट्रोपी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, उसमें और चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा एस जब हम इक्विलिब्रिया पे निकालेंगे तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो ये एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या है और रिवर्सिबल के लिए क्या है। अब देखो मैं ये पॉइंट और पढ़ लो बस। Entropy for a spontaneous process increases till it reaches maximum, and at equilibrium the change in entropy is 0। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंट्रोपी एक टाइम तक इंक्रीज होती है, जब वो कांस्टेंट हो जाती है तो यानी कि सिस्टम क्या है, अब इक्विलिब्रिया पे आ गया है, तो उसकी और एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी, तो जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो 0 आएगा। अब देखो क्या केस है। अब देखो ये है अपना चाय का कप, ठीक है, ये चाय का कप है और ये अपना रूम है, ठीक है। इस रूम का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब चाय बनाई मैंने, इसमें डाल दी, तो चाय तो बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर मान लिया हमने 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, देखो ये चाय का कप तो हमारे लिए है सिस्टम और रूम क्या है, सराउंडिंग। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करना है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। देखो डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करना है और डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या होता है, जैसे ही हम चाय बना के रख देते हैं कुछ देर के बाद ये अपने आप ठंडी हो जाती है, इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्या किसी ने चाय ठंडी करवाई है, अपने आप होगी चाय तो ठंडी। अब कोई भी चीज़ अपने आप हो जाती तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो चाय का ठंडा होना है वो कौन सी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि चाय अपने आप ठंडी हो गई, ना इसको हमने फ्रिज में रखा, ना इस पर कोई फैन चलाया, अपने आप कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, जब भी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में या फिर कोई 2 सिस्टम अगर उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ इसकी थर्मल एनर्जी है, और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो चाय के पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा है,
देखो टेम्परेचर ज़्यादा है चाय का तो चाय की थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा है। अब रूम का टेम्परेचर कम है तो रूम की जो थर्मल एनर्जी है वो कम है। अब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब क्या है, अब यहाँ एनर्जी ज़्यादा है यहाँ कम है तो एनर्जी क्या होगी, इस चाय की जो थर्मल एनर्जी है वो रूम में चली जाएगी। ठीक है, अब मान लो इसकी क्यू अमाउंट ऑफ हीट चली गई। देखो चाय की क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ चली गई, रूम में चली गई, क्योंकि यहाँ थर्मल एनर्जी कम है। अब देखो चाय का कप क्या है, सिस्टम हमारे पास, तो इस सिस्टम में कितना चेंज आया, सिस्टम में एंट्रोपी का चेंज कितना आया, क्यू आया। मान लो इसने क्यू अमाउंट ऑफ जो हीट थी वो रूम में भेज दी। और एक बात और, जब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको ही हम क्यू बोलते हैं, यानी कि हीट। एक तो है इंटरनल एनर्जी और एक है थर्मल एनर्जी, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल एनर्जी सभी एनर्जी का सम होता है और एक होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी आती है टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा थर्मल एनर्जी, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो थर्मल एनर्जी जिस एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो होती है हमारे पास थर्मल एनर्जी। तो ये थर्मल एनर्जी को ही हम क्यू बोलते हैं। तो अब चाय के कप ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट रूम को दे दी, तो इसके लिए हम इसके आगे लगाएंगे माइनस का निशान। मैंने वही बता रखा पहली वीडियो में माइनस का निशान क्यों लाया है। जब भी कोई सिस्टम हीट लॉस करता है तो नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आया अपने पास 70 डिग्री। ठीक है, आप इसको चाहे केल्विन में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी में लिख लो आप। ठीक है, माइनस क्यू है अपॉन 273 प्लस 70 3 7 7 14, इसका आया वो इतना। ठीक है, अब क्या है, अब हम रूम की एंट्रोपी में कितना चेंज आया वो देखेंगे, यानी कि रूम तो सराउंडिंग का काम कर रहा है। अब रूम को कितनी एनर्जी मिली, जितनी चाय ने लॉस की उतनी ही तो मिलेगी, कितनी मिलेगी क्यों। अब इसने गेन किया है तो प्लस का निशान। इसका टेम्परेचर कितना है, इसका 25 है, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब एक होता है डेल्टा एस टोटल, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। अब ये देखो क्यू की वैल्यू दोनों जगह सेम है, किसका डिफरेंस है, टेम्परेचर का। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी डेल्टा सराउंडिंग वाली, और सिस्टम वाली कौन सी आएगी, छोटी आएगी। और वैसे भी सिस्टम वाली तो कैसी आएगी, ये तो नेगेटिव आएगी। और इसका मान लो हमने ये है अपने पास क्यू देखो दोनों जगह सेम है। अब क्यू मान लिया हमने 1000। ठीक है, अब 1000 को जब आप 5 और 3 से डिवाइड करोगे तो कितने के नज़दीक आएगा, ये 2 से तो कम आएगा। ये मान लिया हमने 1.8 समथिंग मान लिया। ठीक है, ये भाई रफ लिखा है मैंने। जब आप 1000 को 5 और 3 से डिवाइड करोगे तो ये मान लिया हमने -1.8। इसी तरह जब आप यहाँ डिवाइड करोगे 1000 को 298 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3.3 समथिंग आएगा। ये तो आएगा प्लस का, ये आएगा माइनस का। हमें तो टोटल चाहिए। टोटल कैसे कैलकुलेट होगा, सराउंडिंग को जोड़ देंगे और सिस्टम को। जब हम 3.3 और इसको ऐड करेंगे यानी कि माइनस का 1.8, जो वैल्यू आएगी वो हमारी कैसी आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। तो ये होता है। तो देखो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। अब जो टोटल एंट्रोपी चेंज है उसकी वैल्यू आई है पॉजिटिव, यानी कि 0 से बढ़ी। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ये होगी स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह हम स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं किसी भी रिएक्शन की। अब हमें एंट्रोपी है वो अकेली सिस्टम की नहीं देखनी, टोटल एंट्रोपी चेंज देखना कि सराउंडिंग में और सिस्टम में जो टोटल एंट्रोपी चेंज वो कैसा आया। अगर पॉजिटिव आया है तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह था वो, ये देखो। अब क्या था, एक टाइम आएगा, देखो चाय मैंने छानी थी इसमें, वो धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी, इसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी।
कोई अपने आप ठंडी हो रही है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यही अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है कि जो हीट का ट्रांसफ़र है वो हमेशा हाई टू लो होता है बिना किसी हेल्प के। लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी जो हीट है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी। अब भाई चाय धीरे धीरे ठंडी होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चाय का टेम्परेचर है वो भी इतना आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर, यानी कि तब चाय और सराउंडिंग है वो कौन से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। 70 से इसका भी 25 हो जाएगा तो जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो इक्विलिब्रियम में आएंगे, यानी कि जब तक चाय ठंडी होगी तभी तक इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। यानी कि जो डेल्टा एस टोटल हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो कब तक बढ़ेगा, वो जब तक बढ़ेगा जब तक चाय ठंडी हो रही है। जब इसका भी टेम्परेचर 25 हो जाएगा, यानी कि दोनों का सेम हो जाएगा, कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि अब सिस्टम अपने पास इक्विलिब्रियम में आ गया है, तो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि उसने अपनी वैल्यू मैक्सिमम अटेन कर ली है। उसके बाद हम चेंज इन एंट्रोपी देखेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो, अब मान लिया चाय का कप पूरा ठंडा हो गया, चाय का कप का जो तापमान है वो 25 डिग्री आ गया, इसका भी 25 डिग्री है। अब क्या कोई हीट लॉस होगा, कोई नहीं होगा, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि जब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं तो डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू अपॉन टी है। अब दोनों का सेम टेम्परेचर है तो कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्यू की वैल्यू 0 आएगी, अपॉन टी है तो डेल्टा एस भी हमारा 0 आ जाएगा। तो तभी मैंने बोला था कि जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसकी एंट्रोपी एक बार तो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी, उसके बाद वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे, जब एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रिया पॉइंट, और उसके बाद इक्विलिब्रिया के बाद अगर चेंज निकालेंगे तो वो आएगा 0। तो वही यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जितने भी पॉइंट लिखे थे ना, देखो, एंट्रोपी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेज टिल इट रीचेज मैक्सिमम एंड एट इक्विलिब्रिया द चेंज इन एंट्रोपी इज 0। देखो, चेंज इन एंट्रोपी बोला है 0, ये नहीं बोला कि एंट्रोपी 0 हो गई, नहीं, एंट्रोपी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई है, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी 0 है इक्विलिब्रिया पे, ये नहीं है कि एंट्रोपी ही 0 नहीं, एंट्रोपी तो मैक्सिमम है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है, डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। अब भाई देखो, जब हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस करवाते हैं और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है चाहे रिवर्सिबल करवाएं चाहे इरिवर्सिबल करवाएं, तो जो डेल्टा यू की वैल्यू आती है वो दोनों केस में 0 आती है, यानी कि वैल्यू सेम है। वो क्यों है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर हमें ये दे दो कि 2 प्रोसेस हैं, उनके डेल्टा यू की वैल्यू सेम है, एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है, डिफ्रेंशिएट करके बताओ कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो अलग है, अब मैंने आपको पढ़ाया। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि स्पॉन्टेनियस की वैल्यू तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, लेकिन अगर वही प्रोसेस इक्विलिब्रिया पे आ गई है यानी कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल 0 है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ये पॉइंट है, यही बता रहा है। In an isolated system, there is always a tendency for the system's energy to become more disordered or chaotic. This could be a criteria for spontaneous change. अब देखो भाई, मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में लगा दिया एक पार्टीशन, इसके एक साइड तो हमने ये ब्लैक गैस भर दी और एक साइड भर दी ब्लू गैस। अब ये है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू 0, यानी कि इस सिस्टम पर न तो हम इसमें W की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि
और इसमें ये जो वाल है ये है एडियाबैटिक वाल, यानी कि जो क्यू की वैल्यू है, यानी कि बाहर से न तो कोई हीट आएगी और न इसकी बाहर जाएगी, और डब्ल्यू की वैल्यू भी 0 है, यानी कि न तो ये सिस्टम वर्क करेगा न हम सिस्टम पर वर्क करेंगे। बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बॉक्स में बीच में अब क्या है, पार्टीशन लगा हुआ है, एक साइड ब्लैक गैस है, एक साइड ब्लू गैस है। अब क्या किया, ये फिर ये पार्टीशन हटा दिया हमने, ठीक है, क्या है बस पार्टीशन हटाया है और बाकी चीज़ एज इट इज है। फिर क्या हो गया, फिर ये दोनों गैस अपने आप डिफ्यूज होगी, मतलब फिर ये इंटरमिक्स होगी। अगर पहले हमसे कोई कहता कि लेफ़्ट साइड से कोई गैस निकालो तो हम ब्लैक गैस निकालते, अगर कोई बोलता कि लेफ़्ट साइड से गैस मॉलिक्यूल निकाल लो तो हमारे पास ब्लू गैस निकलती, ठीक है। ये हम श्योर थे कि इस बात से कि जो राइट साइड है वहाँ तो ब्लू गैस है, लेफ़्ट साइड ब्लैक गैस है। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हटा दिया तो हमने गैस मॉलिक्यूल निकालने शुरू किए, तो हमारे पास ये फिक्स नहीं रहा कि अगर राइट से निकालेंगे तो ब्लू ही निकलेगी, नहीं, राइट से जब निकालना शुरू किया कभी ब्लू निकली कभी ब्लैक निकली। इसी तरह हमने सभी जगह से देखा तो कभी ब्लू निकली कभी ब्लैक निकली। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम है, अब गैस का जो डिफ्यूज़न है हमने तो नहीं करवाया, अपने आप हो गया, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैस कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब फिर ये देखा कि ऐसा क्या है कि गैस अपने आप डिफ्यूज़ हो गई, किसी ने तो कुछ कहा नहीं, न इसको कोई एनर्जी दी कि तू डिफ्यूज़ हो जा, गैस अपने आप डिफ्यूज़ हो गई। तो इसका मेन रीज़न क्या था कि रैंडमनेस बढ़ गई, यानी कि एंट्रोपी बढ़ गई। तो जो इंक्रीज इन एंट्रोपी था, तो इंक्रीज इन एंट्रोपी वो रीज़न था डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए। फिर वही लास्ट में यही देखा कि अगर डेल्टा एस टोटल यानी कि एंट्रोपी किसी की बढ़ेगी, यानी कि टोटल एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का अगर पॉजिटिव आएगा तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अकेले सिस्टम की नहीं देखनी है हमें पूरी टोटल देखनी है किसी भी रिएक्शन के लिए। ये तो बस वैसे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि चलो हम आइसोलेटेड सिस्टम में देख लेते हैं क्या होगा, गैस डिफ्यूज होगी ना होगी या नहीं होगी। अब यहाँ कहाँ से एनर्जी है डिफ्यूजन के लिए, यहाँ तो क्यू की वैल्यू 0 है, देखो डेल्टा एस क्या था क्यू बाई टी, यहाँ तो क्यू की वैल्यू 0 क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। अब सिस्टम के पास तो खुद एनर्जी थी, इसके पास कितनी सारी एनर्जी है, ये किसी टेम्परेचर पे भी होगा, इसके पास थर्मल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल सभी टाइप की एनर्जी है। तो जो कुछ एनर्जी है इस सिस्टम की, उसने क्या किया, इसकी रैंडमनेस को अपने आप इंक्रीज कर दिया। तो भाई यही देखने को मिला लास्ट में, जो रैंडमनेस है वही कारण है रिएक्शन होने का। तो ये भी आपका एचटेट का PYQ है, डायरेक्ट आता है प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि अपने पास 4 रिएक्शन है, ये बताना है कि किस में इंक्रीज हुआ किस में डिक्रीज हुआ। तो ए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, यानी कि हमने लिक्विड को फ्रीज कर दिया है, लिक्विड को सॉलिड में बदलेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो सभी मॉलिक्यूल अपनी जगह फिक्स होते हैं, लेकिन लिक्विड में फ्रीली मूव करते हैं। तो जब लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। अब कोई भी सॉलिड है, पहले 0 केल्विन था, अब इसका टेम्परेचर कर दिया हमने 115 केल्विन। अब मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी जितनी ज़्यादा उतनी ही एंट्रोपी। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। अब क्या है, सॉलिड फॉर्म में जब 0 केल्विन था तो सभी मॉलिक्यूल अपनी जगह बैठे थे सॉलिड में, जब 115 कर दिया तो ये थोड़ी थोड़ी जगह ये मतलब वाइब्रेट करने लगे अपनी मेन पोजीशन के रहे। अब देखो है सॉलिड, पहले सॉलिड का तापमान 0 केल्विन था, अब 115 है अब भी सॉलिड। मॉलिक्यूल 0 केल्विन पे था तब तो बिल्कुल फिक्स बैठा था अपनी जगह पर, अब क्या है, अब ये अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस होने लगा, यानी कि इसमें वाइब्रेशनल मोशन आ गए, तो इसीलिए एंट्रोपी की भी इंक्रीज है।
नेक्स्ट है ये बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है वो भी ऐसे होता है। अब देखो ये सॉलिड था और इसमें जो प्रोडक्ट आए हैं वो क्या है, गैसियस है। देखो H2O है, CO2 है, तो यहाँ तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल नहीं था, यहाँ गैस मॉलिक्यूल है। तो गैस, जब भी गैस आती है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो इस केस में भी एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होगी। अब है H2। देखो अब ये क्या है, H2 का मॉलिक्यूल है और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम। अब H2 मॉलिक्यूल है, उसको हमने डिसोसिएट कर दिया 2 हाइड्रोजन एटम में। देखो पहले भी गैस थी, बाद में भी गैस थी। अब क्या है, बस नंबर बढ़ गया है। जो एक मॉलिक्यूल था वो अब 2 एटम्स में टूट गया है। अब हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है, जितने पार्टिकल ज़्यादा उतनी एंट्रोपी ज़्यादा। अब यहाँ एक पार्टिकल है गैस का, यहाँ 2 पार्टिकल, तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब भाई ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंट्रोपी का क्वेश्चन। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन होगी, ये आपकी रिएक्शन होगी। देखो ठीक है, अब आयरन ने किसके साथ कंबाइन किया, ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या बन गया अपने पास, फेरिक ऑक्साइड बन गया। देखो अब पहले हमारे पास है रिएक्टेंट की साइड है 3 मोल थे गैस के, और प्रोडक्ट की साइड 0 है। तो सीधी सी बात क्या है कि एंट्रोपी हमारे पास डिक्रीज होगी। तो पेपर मतलब एग्जामिनर ने दे भी रखा है, एंट्रोपी चेंज इज -549.4 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स एट 298 केल्विन। यानी कि ये रिएक्शन इस टेम्परेचर पे करवाई गई, और इस सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो नेगेटिव है, और कितना नेगेटिव है वो हमें एग्जामिनर ने दे दिया। इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। यानी कि इस सिस्टम की जो खुद का एंट्रोपी चेंज है वो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा क्यों है, मैंने क्या बताया था कि कोई भी रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस होगी, जब सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। हमें अकेला सिस्टम का तो देखना ही नहीं, हमें तो टोटल देखना है। अब हमें क्या है, देखो सिस्टम का तो दे दिया, अब हमें सराउंडिंग का भी चाहिए, और सराउंडिंग के लिए क्या निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज लिखेंगे। तो डेल्टा एस मैंने क्या बताया था, क्या होता है, Q/T। सिस्टम का एग्जामिनर ने दे दिया है, सराउंडिंग का निकालेंगे। तो सराउंडिंग कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, अपॉन किस टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये दोनों चीज़ हमें मिल जाए तो हम सराउंडिंग का भी डेल्टा एस मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करके डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस पेपर वाले ने डेल्टा एच भी दिया है। देखो ये किसका है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया। देखो भाई डेल्टा एच मैंने पहले पढ़ा दिया कि एंथैल्पी चेंज क्या होता है। जो एंथैल्पी चेंज है वो इस रिएक्शन के लिए है, ये है -61648 × 10⁻³ जूल। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि सिस्टम ने अपनी एनर्जी लूज कर दी, यानी कि जब आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ तो इतनी एनर्जी बाहर निकल गई। जो एनर्जी इस सिस्टम ने रिलीज़ करी है वो कहाँ जाएगी, वो सराउंडिंग में जाएगी। यानी कि जिस लैब में हम या फिर जिस रूम में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इतनी एनर्जी उस रूम को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू ये है, लेकिन साइन क्या होगा, साइन हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो इस रिएक्शन की दे रखी है, यानी कि सिस्टम की दे रखी है। अब जितनी हीट ये लॉस करेगा उतनी ही सराउंडिंग को मिलेगी, तो मैग्नीट्यूड ये रहेगा क्यू का, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब हमें क्यू की वैल्यू तो मिल गई, अब बचा टेम्परेचर। देखो अब किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है 298 केल्विन पे, तो क्यू की वैल्यू मिल गई, टी की वैल्यू मिल गई। देखो ये है, क्या लिख रखा है, कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का कैलकुलेट करेंगे। सिस्टम का इसने दे दिया है एंट्रोपी चेंज। अब देखो सराउंडिंग का क्या बोला था मैंने, Q/T सोल्व करना हमें। क्यू की वैल्यू क्या है, ये दे रखी, इसका मैग्नीट्यूड प्लस आएगा क्योंकि इसने तो गेन की है, और किस टेम्परेचर पे एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो लिखेंगे।
तो जो एंट्रोपी चेंज आया सराउंडिंग का वो आया इतना 553 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हमें तो टोटल कैलकुलेट करना है। ये तो सराउंडिंग का डेल्टा एस है, ये सिस्टम का डेल्टा एस है, ये अपने पास टोटल है। अब देखो ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो भाई देखो डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट किया तो हमने ये आया हेंस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब क्या समझ में आया है कि डेल्टा एस कैलकुलेट तो करना लेकिन वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का करना है, अकेला सिस्टम का नहीं देखना कि सिस्टम की तो इंक्रीज हो गई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नहीं, ऐसा नहीं। दोनों को जब एंट्रोपी चेक करेंगे तो आएगा हमारा स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दूसरा मेथड भी हम चेक करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि फ्री एनर्जी चेंज। जी को बोलते हैं हम फ्री एनर्जी। अब देखो मैं पहले बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ाने के बाद ये बताऊंगी कि ये कैसे हुआ। गिब्स एनर्जी और फ्री एनर्जी, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब साइंटिस्टों ने ये देखा कि डेल्टा एस हमें तो सिस्टम की भी कैलकुलेट करनी पड़ रही है और सराउंडिंग की भी कैलकुलेट करनी पड़ रही है। और कुछ रिएक्शन ऐसी देखी कि मतलब कुछ रिएक्शन का इन्होंने एंथैल्पी चेंज भी देखा था कि पहले तो ये देखा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप होगी। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी निकल के आई जिनका एंथैल्पी चेंज क्या था, पॉजिटिव था, यानी कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी वो भी स्पॉन्टेनियस थी। तो एंथैल्पी से तो साइंटिस्ट नहीं बता पाए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिएक्शन दोनों केस में स्पॉन्टेनियस मिली, तो एंथैल्पी वाला क्राइटेरिया हो गया फेल। और एंट्रोपी में क्या था, एंट्रोपी में साइंटिस्टों को दोनों की वैल्यू चेक करनी पड़ रही थी। एंट्रोपी इनको सिस्टम की भी देखनी थी, सराउंडिंग की भी देखनी थी। उसके बाद तो फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि सिर्फ हम सिस्टम का चेक कर लें कुछ और स्पॉन्टेनिटी का पता चल जाए। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का क्राइटेरिया था ये सबसे बेस्ट निकला। अगर ये फ्री एनर्जी चेंज हम सिस्टम का कैलकुलेट कर लें तो हमें स्पॉन्टेनिटी का पता चल जाएगा। तो जो बेस्ट क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए वो होता है चेंज इन गिब्स एनर्जी का, क्योंकि ये हमें सिर्फ सिस्टम की कैलकुलेट करनी पड़ती है, सराउंडिंग का हमें कोई लेना देना नहीं, अकेले सिस्टम से काम चल जाएगा। तो यही था, नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी अलोन कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर दिस सिस्टम। फॉर दिस पर्पज न्यू फंक्शन केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि अकेली एंथैल्पी और अकेली एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता पा रही थी। स्पॉन्टेनिटी ने तो बता दिया था लेकिन दोनों की कैलकुलेट करनी पड़ रही थी हमें। एक तो ये है कि कोई काम छोटे पाथ से हो जाए, एक ये है कोई काम हो तो गया लेकिन उसका पाथ इतना लंबा है कि हमें मतलब उसका करने का मन ही नहीं है। तो स्पॉन्टेनिटी के केस में ऐसा मतलब एंट्रोपी का जो पाथवे था ना वो ज़्यादा लंबा पड़ रहा था, तो इसीलिए ये जी वाला कंसेप्ट है। तो जो फ्री एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है H माइनस टी एस। ये होती है हमारे पास एक्सटेंसिव एंड स्टेट फंक्शन। तो भाई जितनी भी आपको मैंने एंथैल्पी बताई है, हीट बताई है, इंटरनल एनर्जी है, सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है, कौन सी एक्सटेंसिव है कौन सी स्टेट फंक्शन है, सब में से क्वेश्चन आता है। अगर हम चेंज लिखेंगे, चेंज कैसे आएगा, सभी के आगे हम डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा एच सिस्टम। देखो ये सिस्टम का लिखना, हमें सराउंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। माइनस डेल्टा टी एस माइनस टी डेल्टा एस। अब हमें टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन करती है। अब जैसे लैब में करवा रहे हैं या रूम पे, ये तो है ना कि एकदम तापमान हो 25 से 50 हो जाएगा, नहीं, तो कांस्टेंट ही रहता है। तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी अपने पास 0। तो फॉर्मूला कितना बचेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसकी जो यूनिट है वो जूल है, क्योंकि देखो ये क्या है, एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। इसी तरह ये है, ये खास बात होती है, एनर्जी में से एनर्जी ही माइनस होगी, एनर्जी में से एनर्जी ही ऐड होगी, ठीक है। तो जो टी डेल्टा एस है वो भी क्या है, एनर्जी है। टी डेल्टा एस एक्चुअल में क्या है, मैंने क्या कैलकुलेट किया था, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसको इस साइड ले जाओ, डेल्टा एस इंटू टी, ये क्यू भी क्या है, ये भी एनर्जी है।
अब देखो ये डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या है, सिस्टम ने कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है। अब आपने वो साइकिल पढ़ा हुआ कार्नोट साइकिल, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हम सिस्टम को वो कार्नोट इंजन होता है शायद, हाँ कार्नोट इंजन को अगर हम उसको जितनी एनर्जी देते हैं उस सारी एनर्जी को वो वर्क में कन्वर्ट नहीं करता, कुछ एनर्जी को वो वेस्ट कर देता है। वेस्ट कहाँ होगी, जो एनर्जी जिसको हम ये मानते हैं कि वो वेस्ट हो गई वो एक्चुअल में सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाने में यूज हो जाती है। तो यही बोलते हैं कि आज तक कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी कि हमने अगर किसी इंजन को हमने 100 जूल एनर्जी दे दी, वो 100 जूल अमाउंट ऑफ वर्क करके नहीं देगा, वो सिर्फ हमें 80 यूनिट ही वर्क करके देगा। बाकी जो बची 20 यूनिट है वो 20 यूनिट क्या करेंगे, वो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाएंगे। तो ये जो जी है, ये जी यही बताता है कि हमारे पास काम करने के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है और कितनी वेस्टेज में जाएगी। तो देखो जी क्या है, एच माइनस टी एस। अब देखो मैंने किसी इंजन को 20 यूनिट एनर्जी दे दी, ठीक है 20 यूनिट एनर्जी दे दी बाहर से। तो अब मैंने इस इंजन से काम करवाना था कि मैंने तेरे को 20 यूनिट एनर्जी दी है, तू मेरे को 20 यूनिट का ही काम करके दे। लेकिन 20 यूनिट का काम कैसे करके देगा, कुछ तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाने में भी तो एनर्जी लगेगी। तो जो 2 यूनिट एनर्जी थी वो अपनी एंट्रोपी बढ़ाने में लग गई। तो हमारे पास काम करने के लिए कितनी एनर्जी बची वो कौन बताएगा, वो जी बताएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 माइनस 2 18। तो ये होता है, तो जो जी है वो क्या बताता है, नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क फॉर फ्री एनर्जी। और जो बाकी एनर्जी वेस्ट में हो जाती है वो एक्चुअल में क्या करती है, वो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाती है। तो ये टी डेल्टा एस क्या है, एनर्जी विच इज़ नॉट अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, यानी कि ये एनर्जी काम नहीं करेगी लेकिन एंट्रोपी बढ़ाएगी। तो भाई फिर वही है कि हमें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का पता लगाना है कि कौन सी स्पॉन्टेनियस है, कौन सी इक्विलिब्रिया पे है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब हमने डेल्टा जी चेक कर लिया, यानी कि चेंज इन फ्री एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन के लिए चेंज इन फ्री एनर्जी लेस देन 0 है, यानी कि उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। अगर चेंज इन फ्री एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, तो वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर चेंज इन फ्री एनर्जी 0 है तो वो होगी रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये क्या है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि के की वैल्यू, या फिर आप कह लो ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि प्रोडक्ट की अमाउंट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में ज़्यादा है। अब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके केस में डेल्टा जी तो होता है नेगेटिव, अगर कोई के की वैल्यू पूछ ले तो वो आएगा मोर देन 1। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो आसानी से प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, तो वहाँ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है। जब हम P/R कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा लेस देन 1 और डेल्टा जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। ये डेल्टा जी सिर्फ हमें सिस्टम का कैलकुलेट करना है, यहाँ सराउंडिंग का नहीं करना, इसीलिए ये जो क्राइटेरिया है फ्री एनर्जी वाला ये सबसे बेस्ट माना गया है। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है, अब जैसे ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट में बन गए, ये सी है ये डी है। जब हमने बीकर में इन दोनों रिएक्टेंट को डाला तो इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। अब प्रोडक्ट बना दिया तो ये प्रोडक्टों ने क्या किया, ये दोनों ने कंबाइन करके फिर से रिएक्टेंट बनाने शुरू कर दिए। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये जो कंसंट्रेशन का रेशियो आएगा वो आएगा P/R कैलकुलेट करेंगे वो हमारा निकलेगा 1। इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0, ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब देखो, अब ये रिएक्शन है, देखो
A2B है, ये हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब देखो A+B के पास है, मान लो इनके पास 20 यूनिट है। शुरू में इनकी जो G की वैल्यू थी ना, यानी कि G क्या है, काम करने के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है, वो हमने मान ली इनकी 20 यूनिट है, ठीक है, इसलिए G1 मान लिया इसको। अब जितनी इनके पास G की वैल्यू होगी उतनी ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब क्या है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गए, ठीक है, मतलब मोस्टली रिएक्टेंट यानी कि 90% रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में बदल गए, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट में बदल गए तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो काम करने के लिए एनर्जी थी अब सेम थोड़ी नहीं रहेगी, मोस्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा चुकी है, यानी कि अब भी इससे हमारे पास ये कितनी रहेगी, यहाँ जो काम करने के लिए एनर्जी वो हमारे पास बची 10 यूनिट, ठीक है। अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं तो हम क्या बोल लेते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो अब डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करें, डेल्टा जी हमें तो सिर्फ इन्हीं का देखना है ना, वो डेल्टा जी कैसे आएगा, G2 माइनस G1 आएगा, यानी कि 10 माइनस 20 वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी। तो डेल्टा जी का यही कंसेप्ट है, यानी कि सिस्टम के पास काम करने के लिए पहले कितनी एनर्जी अवेलेबल थी और बाद में कितनी है। अब शुरू में तो इनके पास 20 यूनिट थी, तो जब मोस्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया है, अब थोड़े इनके पास इतनी एनर्जी बची है कि फिर से प्रोडक्ट बनाएंगे। जब इसकी है एनर्जी ख़त्म हो गई तो यहाँ जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई तो और प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, तो इसीलिए ये डेल्टा जी आता है, ये G2 माइनस G1, यानी कि पहले कितनी एनर्जी अवेलेबल थी काम करने के लिए, बाद में कितनी है। अगर ये नेगेटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस का देखो आप, A+B ने मिलकर क्या बनाया, C+D। अब ये C+D वापस से बना रहे हैं। अब देखो ये रिएक्शन जितनी आगे जा रही है उतनी ही पीछे आ रही है। रिवर्सिबल रिएक्शन में यही होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो रहा है, यानी कि जितनी अमाउंट यहाँ काम करने के लिए उतनी ही एनर्जी यहाँ काम करने के लिए, तो डेल्टा जी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि दोनों साइड सेम एनर्जी है। तो ये वही स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब है ये अपने पास इक्विलिब्रिया, देखो A+B ने C+D बनाया और C+D ने वापस कंबाइन करके A+B बना लिया, तो इस केस में जो डेल्टा जी का चेंज आता है वो आता है 0। एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेल्टा जी और एक वैसा डेल्टा जी होता है। स्टैंडर्ड डेल्टा जी क्या है, जब ये सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपनी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये इसकी स्टैंडर्ड स्थिति में है, यानी कि प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और ये खुद रिएक्टेंट भी स्टैंडर्ड स्थिति में है। जैसे कार्बन है, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट हम मानते हैं ग्रेफाइट को, और बाकी इसकी जो डायमंड है, फुलरिन है, ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। तो जो डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट के बीच में रिलेशन होता है वो इस इक्वेशन से हम दिखाते हैं। तो इक्विलिब्रिया पे ये डेल्टा जी 0 होता है, न कि नॉट 0 होता है। जब हम इसको 0 लिखेंगे, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू आएगी -RT ln की। ये अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ln को नेचुरल में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे -2.303 से। अब देखो, एक तो ये फॉर्मूला है डेल्टा जी नोट का, ये तो इक्विलिब्रिया के साथ है, और ये अपना एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी की टर्म है। तो ये जो डेल्टा जी का फॉर्मूला है, इसमें देखो अपने पास दोनों टर्म आ गई हैं, एंथैल्पी वाली भी आ गई हैं तो एंट्रोपी वाली भी, तो ये सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है। तो भाई ये दोनों फॉर्मूले नहीं भूलने हैं। यहाँ से कभी क्या देगा कि इक्विलिब्रिया कांस्टेंट दे देगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, इसकी वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा, या फिर डेल्टा एच दे देगा, डेल्टा एच दे देगा, ये पूछ लेगा कि डेल्टा जी कितना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये जो दोनों फैक्टर है ना, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ये क्या है, दोनों सिस्टम के देखने। अब हम ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अब देखो डेल्टा जी हमारे पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन है, ये क्या है, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, यानी कि
हमने वाटर को बॉयल किया। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिस पर गैसियस फेज और लिक्विड फेज का जो प्रेशर है वो दोनों का इक्वल हो जाता है और दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। तो देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है? जो लिक्विड फॉर्म है और गैसियस फॉर्म है वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब अगर इसकी एंट्रोपी चेंज देखेंगे वो तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आया है? पहले हमारे पास सिर्फ लिक्विड था और उसके बाद क्या है? गैस भी आ गई, तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, तो डेल्टा एच आया इसका पॉजिटिव। अब है डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज। जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि लिक्विड टू गैस हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेल्टा एच से पॉजिटिव। अगर इसी रिएक्शन को मैं गैस को लिक्विड में करूँगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव। लेकिन हमें तो ये लिक्विड टू गैस देखना है। जब ये रिएक्शन 100 डिग्री पे है, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर इसमें हम रखेंगे ना, डेल्टा एच की वैल्यू मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितनी है, लेकिन इसमें डेल्टा एच की वैल्यू रखूँगी, पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, और टेम्परेचर रख दिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये मैंने सबकी वैल्यू रखी तो डेल्टा जी की वैल्यू मेरे को निकल के आई 0। 0 का क्या मतलब है? रिएक्शन इक्विलिब्रिया पे है, लेकिन हमें तो क्या है? वाटर बॉयल करवाना है। अब देखो, अब ये जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है। जब यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री है तो ये रिएक्शन है अपने पास इक्विलिब्रियम में, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है 0। अगर इसी रिएक्शन को मैंने 180 डिग्री पे करवाया, देखो अब यहाँ टेम्परेचर कितना कर दिया? 180 डिग्री करवा दिया। अब डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? तो ये जो अब मैंने इस डेल्टा एच की 180 से मल्टीप्लाई की, तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म बड़ी होगी। देखो, इस पूरी टर्म का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा हो गया और इसके आगे माइनस का निशान है, तो जो ओवरऑल इनका देखा ना, ये मान लो ये होगी अपने पास पूरी 1000 निकल के आ गई, ठीक है। टेम्परेचर मान लीजिए कुछ भी रहा, डेल्टा एच कुछ मानो आप इसको, जब टेम्परेचर की 180 से मल्टीप्लाई की तो ये 1000 निकल के आई, माइनस का 1000, और डेल्टा एच था हमारे पास मान लो 300 था, तो ओवरऑल डेल्टा क्या आया अपने पास? -700 निकल के आया ना, डेल्टा जी नेगेटिव। तो ये जो दोनों फैक्टर होते हैं, एंथैल्पी और डेल्टा एच, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, और टेम्परेचर भी मायने रखता है। अब देखो, यही रिएक्शन 100 डिग्री पे तो क्या है? इक्विलिब्रिया पे है, और 180 कर दिया तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई, क्योंकि ये 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो टर्म है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया और इसके आगे माइनस का निशान है, और ये टर्म अपने पास पॉजिटिव है। अब हमें इन दोनों का देखना है कि ओवरऑल क्या निकल के आता है, तो ओवरऑल नेगेटिव निकल के आया 180 डिग्री पे। तो भाई ये आपका केवीएस और एनवीएस का PYQ है कि ये रिएक्शन 100 पे तो क्यों इक्विलिब्रियम में है और 180 पे स्पॉन्टेनियस है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम HTET के PYQ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।